हेलो एंड वेलकम टू बुक स्टोरी। पिछले भाग में हमने सुना कि वॉटसन किस प्रकार से होम्स को जानने और समझने की कोशिश करता है। होम्स की जिस थ्योरी को वॉटसन इम्प्रैक्टिकल और काल्पनिक समझ रहा था, होम्स उस थ्योरी के आधार पर कई सटीक अनुमान लगाकर वॉटसन को कई बार चौंका चुका था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। होम्स वॉटसन को बताता है कि वे टेलीग्राम एक नए केस के बारे में है। दरअसल 3 लॉरेस्टल गार्डन में पिछली रात एक घटना घटी है। रात को गश्त करते हुए पुलिस वालों को एक कोने के मकान में एक रोशनी सी दिखाई देती है। क्योंकि वे मकान काफी समय से खाली था, इसलिए उन्हें शक होता है। घर की छानबीन करने पर वे घर खुला हुआ मिलता है और अंदर जाने पर एक खाली कमरे में एक शख्स की लाश मिलती है। जिस आदमी का कत्ल हुआ था उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसकी जेब से जो कार्ड मिलता है उसमें उसका नाम व पता लिखा हुआ होता है। वे एक अमेरिकी आदमी था और उसका नाम था मिस्टर ड्रेबर। किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई है और ना ही ये पता चला है कि उसका कत्ल कैसे हुआ है। कमरे में खून के निशान तो मिलते हैं पर लाश पर घाव का कोई भी निशान नहीं है। होम्स बताता है कि यह टेलीग्राम उसे एक और जासूस ग्रेगसन ने भेजा है और वो उसे उस कत्ल की जगह पर 12 बजे से पहले पहुंचने को कह रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ग्रेगसन और लेस्ट्रेड 2 सरकारी जासूस हैं। एक ही पेशे के होने के कारण दोनों में एक दूसरे से बेहतर होने की होड़ सी लगी रहती है। वे कई केसों में इससे पहले भी होम्स की मदद ले चुके हैं, पर केस सुलझ जाने पर वे सारा श्रेय अपने नाम कर लेते हैं। क्योंकि होम्स आधिकारिक तौर पर केस से जुड़ा नहीं होता, इसलिए कई बार उसे अपने काम का श्रेय तक नहीं मिलता। आज जो टेलीग्राम मिला है उसमें भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है, जिसमें ग्रेगसन होम्स से मदद की आशा कर रहा है। टेलीग्राम पढ़ने के बाद होम्स और वॉटसन दोनों लॉरेस्टल गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर होम्स देखता है कि वह मकान सूखी हुई झाड़ियों से घिरा हुआ था। सड़क से घर तक एक संकरा सा रास्ता था। रात पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था। जगह का पूरा जायजा लेने के लिए होम्स घर से थोड़ी दूर पहले ही उतर जाता है। वॉटसन को लग रहा था कि होम्स एकदम से ही घटनास्थल पर पहुंचकर कील सुलझाने में लग जाएगा, पर इसके विपरीत होम्स बहुत ही शांत और हंसमुख सा लग रहा था। होम्स कभी कीचड़ पर पड़े जूतों के निशान देखकर मुस्कुराता तो कभी आसपास इकट्ठी भीड़ को देखकर। ग्रेगसन होम्स को बताता है कि उसने लाश और उसके आसपास सब कुछ वैसा ही रखने की कोशिश की है जैसे वो घटना के वक्त था, ताकि किसी भी सबूत से कोई छिड़खानी ना हो। पर ग्रेगसन की यह बात होम्स हंसी के साथ घर के बाहर हरे लॉन की तरफ इशारा करते हुए नकार देता है कि ये तो ग्रेगसन इस लॉन की हालत देखकर समझ ही आता है। इस लॉन में कीचड़ की वजह से जो जूतों के निशान थे, जो इस केस में शायद अहम सबूत हो सकते थे, वे सब पुलिस वालों के आने जाने की वजह से खराब हो गए हैं। अब मुझे शायद इससे वो मदद ना मिले जिसकी मुझे उम्मीद थी। ग्रेगसन ये कहकर इस बात को टाल देता है कि घर के बाहर की जिम्मेदारी मैंने लेस्ट्रेड को दी थी। शायद यही मेरी भूल थी, इसी वजह से गार्डन की यह हालत है। होम्स बोलता है कि आप दोनों की जांच के बाद शायद ही किसी तीसरे इंसान की जांच के लिए कुछ बचा होगा, पर फिर भी मैं लाश और कमरा देखना चाहूँगा। वे कमरा एकदम खाली था और उसे देखकर यही लग रहा था कि काफ़ी समय से वहाँ कोई नहीं आया। चारों तरफ फर्श पर धूल ही धूल जमी थी और उस पर कुछ जूतों के निशान थे। सामने फर्श पर जो लाश पड़ी थी, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वे एक अमीर शख्स था। लाश के साथ ही फर्श पर एक हैट पड़ी थी। लाश पर चोट का कोई भी निशान नहीं था, पर फर्श पर खून बिखरा हुआ था जो और भी उलझन पैदा कर रहा था। ग्रेगसन होम्स से कहता है कि उसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और लेस्ट्रेड भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है। लाश की तरफ झुकते हुए होम्स बोलता है कि आपको पूरा भरोसा है कि लाश पर कोई चोट का निशान नहीं है। दोनों जासूस कहते हैं कि यकीनन किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह खून दूसरे आदमी का है, यानी कि कातिल का। होम्स लाश का बहुत ही फुर्ती और बारीकी के साथ मुआयना करता है। इसके बाद वे लाश को मुर्दाघर भेजने के लिए कह देता है। जैसे ही वहां मौजूद लोग लाश को उठाते हैं, एक अंगूठी के गिरने की आवाज़ आती है। लेस्ट्रेड एकदम झपट कर उस अंगूठी को उठा लेता है और उसे बारीकी से देखते हुए बोलता है, शायद यहाँ एक महिला भी थी। यह एक औरत की शादी की अंगूठी है।
ग्रेगसन कहता है कि ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। होम्स पूछता है कि इस लाश की जेब से और क्या क्या मिला है। ग्रेगसन बोलता है, बस एक सोने की घड़ी, सोने की चेन, रशियन लेदर कार्ड केस और 2 टेलीग्राम, एक E.J. ड्रेबर के नाम और दूसरा जोसेफ स्ट्रेंजरसन के नाम। ये दोनों ही टेलीग्राम एक जहाज़ कंपनी द्वारा भेजे गए थे। ये दोनों इंसान लिवरपूल से न्यूयॉर्क जाने वाले थे, पर इससे पहले ही ये घटना घट जाती है। होम्स बोलता है, क्या स्ट्रेंजरसन का कुछ पता चला? ग्रेगसन कहता है कि उसने अपना एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज में यह पता लगाने के लिए भेजा है, पर वे अभी तक लौट कर नहीं आया। इसी बातचीत के दौरान लेस्ट्रेड दोबारा कमरे में दाखिल होता है और बताता है कि अभी अभी उसने एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली है जो इस केस में एक नया सबूत साबित हो सकती है। वे सभी लोगों को कमरे के एक कोने में ले जाता है। कमरे के उस कोने में काफ़ी अंधेरा था। दीवार में सीलन की वजह से जगह जगह पर प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। जब वे लाइटर जलाकर दीवार की ओर करता है तो वहाँ खून से लिखा हुआ एक शब्द दिखता है, राशे। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या खूनी ने ये शब्द अपने खून से लिखा है या फिर मरने से पहले इस शख्स ने कुछ बताने की कोशिश की है? पर इतना तो जरूर पक्का है कि जब ये केस सुलझेगा तो इसका संबंध किसी राशेल नाम की महिला के साथ जरूर होगा। लेस्ट्रेड ने यह बात बहुत ही विश्वास के साथ कही। होम्स ने इस खोज का श्रेय लेस्ट्रेड को देते हुए कहा कि यदि वे उसे आज्ञा दे तो क्या इस महत्वपूर्ण खोज की वो जांच कर सकता है। ये कहकर होम्स अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास और 1 इंच टेप निकाल लेता है और जांच में लग जाता है, कभी जगह जगह रुककर तो कभी झुककर, और एक बार मुंह के बल लेटकर वे अपनी जांच में इतना मगन हो गया था जैसे कि उसे ये मालूम ही नहीं था कि उस जगह कोई और भी मौजूद है। करीब 20 मिनट तक होम्स अपनी छानबीन में लगा रहता है। एक जगह से वे एक राख इकट्ठी करता है और उसे लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद होम्स के चेहरे पर एक संतुष्ट होने का भाव था। वे ग्रेगसन और लेस्ट्रेड से बोलता है कि वे उस सिपाही से मिलना चाहेगा जिसने लाश को सबसे पहले देखा था। लेस्ट्रेड बताता है कि उसका नाम जॉन रैंस है और वे 46 ऑडले कोर्ट, कनिंगटन पार्क गेट में रहता है। जाने से पहले होम्स लेस्ट्रेड और ग्रेगसन को बताता है कि खूनी एक आदमी है। उसकी ऊंचाई 6 फीट से ज़्यादा है और उसके पैर उसकी लंबाई की तुलना में छोटे हैं। उसने चौकोर तलवे वाले जूते पहने हुए हैं और वह तिरचुनापल्ली सिगार पीता है। वह लाल चेहरे वाला इंसान है और एक और बात, उसके सीधे हाथ के नाखून कुछ बढ़े हुए हैं। वे यहाँ मृतक के साथ 4 पहिया घोड़ा गाड़ी में आया था। उस गाड़ी को खींचने वाले घोड़े के 4 में से 3 टाप पुराने हैं और एक नया। इतना सब सुनने पर ग्रेगसन होम्स से बोलता है कि अगर इस इंसान का खून हुआ है तो कैसे किया गया है। होम्स बोलता है, जहर देकर। और तुम लेस्ट्रेड, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह राशे एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बदला। इसलिए किसी राशेल नाम की लड़की को ढूंढने में अपना वक्त खराब मत करना। इस तर्कपूर्ण कटाक्ष के साथ होम्स दोनों को दुविधा में डालकर वहां से निकल जाता है। होम्स उस कांस्टेबल जॉन रैंस से मिलने जाने से पहले एक लंबा सा टेलीग्राम अमेरिका करता है। रास्ते में वॉटसन होम्स से पूछता है कि किस आधार पर उसने हत्यारे के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं। होम्स उसे बताता है क्योंकि बारिश रात को ही शुरू हुई थी और वह कोने का मकान है तो वहाँ लोगों का आना जाना कम है। इसी वजह से घोड़ा गाड़ी के पहियों की छाप काफ़ी गहरी थी और घोड़े के चारों पैरों की छाप में से एक छाप ज़्यादा उभरी हुई थी, जिसे यह साफ पता चलता है कि घोड़े के उस पैर की टाप नहीं है। खूनी की ऊंचाई का अंदाज़ा उसके कदमों की दूरी से लगाया जा सकता है। उसके पैरों के निशान बाहर कीचड़ में और अंदर फर्श पर थे, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया। हाँ, एक और बात, जब भी कोई इंसान दीवार पर कुछ लिखता है तो आमतौर पर वे अपनी आंखों के स्तर से थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता है। यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इन सभी तथ्यों से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी ऊंचाई 6 फीट से ज़्यादा है। और उसके चेहरे और नाखून के बारे में कैसे पता चला? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। उसके नाखून के बारे में उस शब्द राशे को ध्यान से देखने पर पता चलता है। इस शब्द को लिखने के दौरान वे प्लास्टर थोड़ा थोड़ा उखड़ गया था। ऐसा तभी होता है जब लिखने वाले के हाथ के नाखून थोड़े बड़े हुए होते हैं। और रही बात उसके लाल चेहरे की, तो वे बस एक अनुमान ही है। उसके पीछे ऐसा कोई तर्क नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसमें भी काफ़ी हद तक सही हूँ। इस पर वॉटसन एक साथ कई सवाल खड़े कर देता है, जैसे ये दोनों आदमी इस खाली पड़े मकान तक कैसे आए?
इस घोड़ा गाड़ी चालक का क्या हुआ जो उन्हें यहाँ छोड़कर गया था? एक आदमी दूसरे आदमी को जहर उसकी मर्जी के बगैर कैसे दे सकता है? तो खून किसका है और कहाँ से आया? खून करने की क्या वजह हो सकती है? वे औरत की अंगूठी वहाँ कहाँ से आई और जाने से पहले खूनी वो शब्द लिखकर क्यों गया? होम्स कहता है कि उसे भी इन सभी सवालों के जवाब की तलाश है, पर अपने तजुर्बे के हिसाब से उसे इतना तो पता लग गया है कि वे दोनों आदमी एक ही घोड़ा गाड़ी में आए थे। वे दोनों बड़े ही मित्रतापूर्वक, या यूं कहूँ तो हाथों में हाथ डालकर, उस लॉन से होते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आकर के मृतक एक जगह खड़ा हो जाता है, जबकि वे चकोर जूते वाला खूनी उत्साहित होकर कमरे में इधर उधर घूमता है। यह सब मैंने उसके कदमों के बीच की बढ़ती दूरी से अनुमान लगाया है, और इन सब के बाद ही ये दुखद घटना होती है। ये बातें करते करते वे दोनों जॉन रैंस के घर तक पहुंच जाते हैं। शुरू में तो वे सिपाही थोड़ी बेरुखी से बात करता है, पर होम्स द्वारा एक सोने का सिक्का देने की बात पर वे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने के लिए तैयार हो जाता है। वे कहता है कि साहब, मेरी ड्यूटी रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक की है। रात के 1 बजे के करीब बारिश शुरू हो जाती है और मैं सोचता हूँ कि ब्रिक्सटन रोड का एक चक्कर लगा लूँ। वे पूरा ही रोड उस समय खाली था और वहाँ कोई इंसान भी नहीं था। हाँ, 1 या 2 घोड़ा गाड़ी वहाँ से जरूर गुजरी थी, पर उनमें भी कुछ विशेष ध्यान देने लायक नहीं था। डॉरिस्टन गार्डन के कोने के 2 मकान काफ़ी समय से खाली थे, ये बात मुझे मालूम थी। इसीलिए उस कोने वाले मकान में ये रोशनी आना मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ गलत ना हो तो जांच पड़ताल करने के लिए मैं घर की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि उसका मुख्य द्वार खुला हुआ था। मैं पहले डर के मारे बिना देखे ही बाहर आ गया। मुझे लगा कि अपने किसी साथी को भी साथ ले लेना चाहिए, पर बाहर दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई आवारा जानवर भी नहीं था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि कमरे में एक लाश पड़ी है। मैं तुरंत ही बाहर आके सीढ़ी बजाने लगता हूँ। होम्स पूछता है कि क्या वो सीढ़ी की आवाज़ सुनकर कोई आता है? हाँ साहब, तो सिपाही और आते हैं थोड़ी देर बाद, पर न जाने वहाँ एक शराबी एक लकड़ी के जंगले के साथ बेसुध सा खड़ा हुआ मिलता है। उसने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। होम्स उत्सुकता से उस शराबी के हुलिये के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है कि वे एक लाल चेहरे वाला लंबा आदमी था। उसने एक लंबा सा भूरे रंग का ओवरकोट पहन रखा था, पर वे समय उस पर ध्यान देने वाला नहीं था। होम्स कुछ उखड़कर उस सिपाही से बोलता है कि मुझे ये बात काफ़ी दुख के साथ तुम्हें कहनी पड़ रही है कि तुम अपनी नौकरी में कभी भी तरक्की नहीं पा सकते। जिस आदमी को तुमने शराबी समझकर कल रात जाने दिया, ये वही आदमी है जिसकी आज हम सबको तलाश है। अगर तुमने उसे कल पकड़ लिया होता तो आज शायद तुम्हारी तरक्की हो गई होती। वापस आते हुए वॉटसन होम्स से पूछता है कि यदि ये वही खूनी है तो वापस क्यों आया होगा? उस अंगूठी के लिए, और क्या पता अब यही अंगूठी उसे पकड़वाने में हमारी मदद करे। वॉटसन पूछता है, पर यह अंगूठी उसे पकड़वाने में हमारी मदद कैसे कर सकती है? अखबार में इश्तिहार से। मैं कल एक इश्तिहार सभी अखबारों में भेज दूंगा। एक सोने की अंगूठी ब्रिक्सटन रोड पर मिली है। ये जिसकी भी है वे डॉक्टर वॉटसन 221 बी बेकर स्ट्रीट से शाम 8 से 9 बजे के बीच ले सकता है। काफ़ी खतरनाक लोग और कई मुजरिम भी मुझे जानते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम ना इस्तेमाल कर कर आपका नाम इस्तेमाल किया है, डॉक्टर वॉटसन। पर तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा? और वे अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे लगता है वही लाल मुंह वाला आदमी जिसने भूरा ओवरकोट पहना है और जो चकोर आकार के जूते पहनता है, वही आ सकता है, या फिर उसका कोई दोस्त। होम्स बड़े ही विश्वास के साथ बोला। और हाँ, वे अंगूठी मेरे पास नहीं है, पर बिल्कुल उसके जैसी ही एक नकली अंगूठी जिससे शायद काम चल जाए। ये अंगूठी उसके लिए इतनी ज़रूरी है कि वे उसे लेने कत्ल करने के बाद भी आया था, पर उस सिपाही के वहाँ होने की वजह से वे ले नहीं पाया। मैंने इस इश्तिहार में पता भी थोड़ा अलग बताया है, जिससे उसे किसी प्रकार का कोई शक भी ना हो। उसे बस ऐसा ही लगे कि वे अंगूठी उससे सड़क पर गिर गई हो, जो शायद किसी भले राहगीर को मिल गई है। अगले दिन वे दोनों ही किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। रात को लगभग 8 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बजती है। एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल होती है और डॉक्टर वॉटसन के बारे में पूछती है। वे बताती है कि यह अंगूठी उसकी बेटी सैली की है। वे कल रात ब्रिक्सटन रोड के पास सर्कस देखने गई थी और वो ये अंगूठी उससे वहाँ गुम हो गई। ये अंगूठी उसके पति ने उसको दी है। वे एक समुद्री जहाज़ में काम करता है और अगर उसे पता लगा कि सैली ने ये अंगूठी गुम कर दी है
तो वे बहुत ही गुस्सा होगा। वॉटसन उस बुढ़िया को भी अंगूठी दे देता है। बुढ़िया दोनों का धन्यवाद करती हुई और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही होम्स एकदम तैयार होकर उसका पीछा करने के लिए कमरे से निकल जाता है। लगभग 2-3 घंटे बाद होम्स वापस आता है, पर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे असफलता हाथ लगी है। वॉटसन के पूछने पर वो बताता है कि घर से बाहर निकलते ही वे बुजुर्ग महिला थोड़ी दूर चलने पर ही एक घोड़ा गाड़ी को रोकती है। वे वही पता बताती है जो उसने यहाँ हमें बताया था। उसके बारे में पूरी तरह संतुष्ट होने के लिए मैं उस घोड़ा गाड़ी के पीछे लटक जाता हूँ। उस पते पर पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही मैं घोड़ा गाड़ी से उतरकर उस गली में किसी राहगीर की तरह घूमने लगता हूँ। वे गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुक जाती है और जब चालक सवारी को उतारने के लिए बग्गी का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ अंदर कोई भी नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि वो कब उस बग्गी से उतर गई मुझे पता ही नहीं चला। और हाँ, एक बात और, वे कोई बुढ़िया नहीं थी, बल्कि बुढ़िया के भेष में कोई जवान आदमी था। पर यह मानना पड़ेगा वॉटसन कि उसका पहनावा, उसकी चाल और उसकी आवाज़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी जिससे मैं भी चकमा खा गया। खैर, अभी तक भी होम्स के हाथ में कोई खास सबूत नहीं लगा था। अगले दिन शहर के प्रमुख अखबारों में इसी घटना का जिक्र था। जहां देखो ब्रिक्सटन मिस्ट्री की ही बात हो रही थी। कोई इसे सरकार की नाकामी बता रहा था, कई विदेशियों का लंदन में सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे, तो कई इसे राजनीतिक कत्ल बता रहे थे। तभी बाहर कमरे के गलियारे में बहुत से लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये सब कौन है? वॉटसन पूछता है। होम्स उसे बताता है कि ये सब बेकर स्ट्रीट की जासूसी फौज है और ये सब मेरे लिए काम करते हैं। होम्स उनमें से एक से कहता है कि विगिंस, क्या तुम्हें वो मिला? विगिंस ना में जवाब देता है। मुझे भी यही उम्मीद थी। कोई नहीं, तुम अपनी तलाश जारी रखो। वे उन सबको एक शिलिंग देकर वहां से भेज देता है। वॉटसन होम्स से उन लड़कों के बारे में पूछता है तो होम्स कहता है कि ये लड़के किसी भी पुलिस वाले के मुकाबले आसानी से कहीं भी घुल मिल जाते हैं और जानकारी लेकर आ जाते हैं, और इस केस में भी मैंने इन्हें एक जरूरी काम सौंपा है। जल्द ही तुम्हें मैं इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ी ही देर में ग्रेगसन वहां आ जाता है। उसके चेहरे पर जीतने का सा भाव था। वे हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वे होम्स से हाथ मिलाते हुए उसे मुबारकबाद देने को कहता है। वो बोलता है कि आखिरकार उसने आज उस अपराधी को पकड़ ही लिया जिसने वे कत्ल किया था, और उसका नाम है आर्थर कारपेंटियर। होम्स एक लंबी सांस लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ जाता है। होम्स कहता है कि आपने ये कारनामा कैसे कर दिखाया? हम जरूर जानना चाहेंगे। ग्रेगसन कहता है कि वे बेवकूफ लेस्ट्रेड अभी भी, जिसका कत्ल हुआ है, उसके सेक्रेटरी मिस्टर स्ट्रेजिंसन को ढूंढने में लगा है, जिसका इस कत्ल से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। पर आप ये बात कैसे जानते हैं मिस्टर ग्रेगसन? और आपको खूनी का सुराग कहाँ से मिला? वॉटसन उत्सुकता से ग्रेगसन से पूछता है। सबसे पहला सुराग, हमें मृतक की अतीत की जानकारी होना। होम्स को चिढ़ाने के लिए वे बोलता है, कुछ लोग अखबारों के इश्तिहारों के जरिए कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर ग्रेगसन का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वे होम्स से कहता है, क्या तुम्हें मृतक के पास जो हैट पड़ी थी, और क्या वे तुम्हें याद है? होम्स हाँ में जवाब देता है और उस दुकान का भी पता बता देता है जहां से वे हैट खरीदी गई थी। पर तुम शायद उस दुकान पर नहीं गए होम्स, पर मैंने ये मौका नहीं छोड़ा। उस दुकान पर जाने से मुझे पता चला कि यह हैट दुकानदार ने किसी मिस्टर ड्रेबर के नाम पर भेजी है, जो कारपेंटायर बोर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट में रह रहा था। इस कारण मुझे मृतक के एड्रेस का पता लग गया। बहुत ही बढ़िया ग्रेगसन, होम्स उसकी तारीफ करते हुए बोला। जब मैं उस पते पर पहुंचता हूं तो मेरी मुलाकात मिसिस कारपेंटियर से होती है। वे बहुत ही दुखी और हताश सी लग रही थी। उसके हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जब मैंने उसे बताया कि उनके गेस्ट हाउस में रहने वाले मिस्टर ड्रेबर का कत्ल कल रात हो गया है, तो भी उन्होंने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसकी बेटी के आंसू निकल आए। मुझे वहाँ ही कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ड्राइवर कल कितने बजे आपके होटल से निकले थे? वे बोली करीब 8 बजे। और क्या कभी आपने उसके बाद उन्हें दोबारा देखा? मिसेस कारपेंटियर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं, पर उनकी बेटी बोलती है, माँ, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें बता दो कि वे दोबारा यहाँ आया था। मिसेस कारपेंटियर बोलती हैं,
कि मिसेस ड्रेवर 3 हफ्तों से हमारे पास रह रहे थे। मुझे लगता है कि वे यूरोप के दौरे पर थे और शायद इससे पहले कोपेनहेगन से होकर यहाँ आए थे। उनका सेक्रेटरी एक शांत इंसान था, पर मिस्टर ड्रेवर निहायत ही बदतमीज़ इंसान थे। खासकर शराब पीने के बाद उनकी बदतमीज़ी की कोई सीमा ही नहीं रहती थी। वे कई बार यहाँ रिसेप्शनिस्ट से बदसलूकी भी कर चुका था। मैं चाहकर भी उसे अपने गेस्ट हाउस से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि इस सीज़न में इतना किराया मुझे शायद ही कोई और ग्राहक देता। पर आज सुबह उसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल मेरा बेटा भी छुट्टियाँ काटने के लिए घर आया हुआ है। वे नेवी में नौकरी करता है, पर वे थोड़ा गर्म मिजाज का है। जाने के लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर ड्राइवर वापस लौट आते हैं और सीधा मेरे कमरे में आकर मेरी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी अचानक मेरा बेटा आर्थर भी वहाँ आ जाता है और वे ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर बस थोड़ी धक्का मुक्की की आवाज़ आती है और इसके बाद आर्थर बोलता है कि इसके बाद अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वे उसकी हैट, एक डंडा और ड्राइवर को कॉलर से पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि अगले ही दिन हमें ड्राइवर के कत्ल की खबर मिलती है। पर एक बात जरूर है साहब कि मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा। जब ग्रेगसन ने मिसेस कारपेंटियर से पूछा कि आपका बेटा वापस कितने बजे आया था, तो वे बोली, मुझे नहीं मालूम सर। फिर मैंने आर्थर कारपेंटियर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही वे खुद ही बोल पड़ा, आप शायद उस सनकी और बदतमीज ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में मुझसे पूछताछ करने आए हैं। इतना मेरे लिए काफ़ी था उसे गिरफ्तार करने के लिए। होम्स बोला, तो ग्रेगसन तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा? मेरे हिसाब से वो ड्राइवर का पीछा करते हुए ब्रिक्सटन रोड पर पहुंच गया होगा। वहां दोनों में फिर से झगड़ा होता है और वो उस डंडे से उसके पेट पर वार करता है, जिससे शायद बिना किसी चोट के ही ड्राइवर की मौत हो जाती है। फिर वे उसे घसीटकर पास वाले खाली मकान में ले जाता है। बाकी वे खून के निशान, राशे शब्द, अंगूठी, सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की साजिश है। और आर्थर क्या बोला? जब उसे पूछा गया तो वे बोला कि कुछ दूर उसका पीछा करने के बाद उसने उसे जाने दिया और वे अपने एक पुराने दोस्त से मिला, जिसके साथ वे एक लंबी सैर पर निकल गया। जब उससे पूछा गया कि उसका दोस्त कहाँ रहता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इससे मेरा शक आर्थर पर और पक्का हो गया और मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। पर हंसी की बात तो यह है होम्स कि लेस्ट्रेड अभी भी उसकी सेक्रेटरी को ढूंढ रहा होगा। मैंने वैसे भी उसे यहाँ आने के लिए कहा था और शायद थोड़ी ही देर में वो आता भी होगा। कुछ ही देर में लेस्ट्रेड भी वहाँ पहुँच जाता है। वे काफ़ी घबराया हुआ था। वे वहाँ होम्स से कुछ सलाह लेने के लिए आया था और ग्रेगसन को भी वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वे बोलता है, ये केस तो होम्स उलझता ही जा रहा है। ग्रेगसन लेस्ट्रेड से मजाकिया मूड में पूछता है, क्या तुम्हें ड्राइवर का सेक्रेटरी मिस्टर स्ट्रेंजनसन मिला? लेस्ट्रेड हड़बड़ाहट में बोलता है, हाँ मिला, आज ही सुबह 6 बजे हेलिडे प्राइवेट होटल में मरा हुआ। यह सुनकर ग्रेगसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस आर्थर को हत्यारा समझकर वे जेल में डालकर होम्स और वॉटसन के आगे इतरा रहा था, वे तो बेचारा असल में निर्दोष था। वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। होम्स लेस्ट्रेड से पूछता है कि तुमने क्या देखा? लेस्ट्रेड बोला कि पहले मुझे लगता था कि शायद स्ट्रेजनसन, जो कि ड्राइवर का सेक्रेटरी था, उसका ड्राइवर की हत्या में जरूर कोई हाथ रहा होगा। इसलिए मैंने रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों में स्ट्रेजनसन को ढूंढना शुरू कर दिया। आज सुबह जब मैं हॉलिडे प्राइवेट होटल में स्ट्रेजनसन के बारे में पूछ रहा था, तो मुझे पता चला कि वे उसी होटल में ठहरा हुआ है। मैंने तुरंत ही उससे मिलने की इच्छा जताई। मुझे लगा कि उसे उम्मीद ही नहीं होगी कि कोई उसे इतनी जल्दी पकड़ लेगा। पर जैसे ही मैं उसके कमरे के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि खून की एक धारा कमरे के दरवाजे से निकलते हुए गलियारे की दूसरी तरफ इकट्ठा हो रही थी। यह सब देखते ही मुझे शक हुआ और मैंने होटल के एक स्टाफ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, हमने देखा कि वहाँ स्ट्रेजनसन की लाश पड़ी हुई है। उसके दिल पर किसी ने तेजदार हथियार से कई बार वार किया था, जिस वजह से हमारे आने से काफ़ी समय पहले ही उसकी मौत हो गई थी। पर सबसे अजीब बात तो ये है, जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर भी खून से राशे लिखा हुआ था। उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि हत्यारा वहाँ से ही हत्या को अंजाम देकर बाहर निकला था। वे खिड़की होटल के नीचे एक गली के ऊपर थी, जिस पर हत्यारा एक सीढ़ी चढ़कर चढ़ा था।
वापस जाते समय उसे एक लड़के ने भी देखा था, पर यह सोचकर हल्के में ले लिया कि शायद होटल का कोई स्टाफ पाइप ठीक करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा होगा। उसने बताया कि वह एक ऊंची कदकाठी का इंसान है और उसने एक लंबा सा भूरा ओवरकोट पहना हुआ था। लेस्ट्रेड कहता है कि मेरे हिसाब से कुछ देर उस कमरे में भी रुका था, क्योंकि हमें वॉश बेसिन में खून के दाग मिले हैं। उसने शायद अपने हाथ या कत्ल के हथियार को साफ करने के लिए उसका उपयोग किया होगा। वॉटसन हथियारे का हुलिया सुनकर होम्स की ओर देखते हुए बोलता है, ये तो तुम्हारे बताए हुए हुलिये से बिल्कुल मेल खाता है। पर होम्स अभी भी शांत था। लेस्ट्रेड आगे बताता है कि वहां भी किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई थी। होम्स पूछता है कि उसकी जेब से कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं, बस एक टेलीग्राम था जो 1 महीना पुराना है। उसमें बस लिखा था JH यूरोप में है। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं। पर खिड़की पर माचिस की एक डिब्बी थी जिसमें 2 गोलियां मिली हैं। यह सुनते ही होम्स खुशी से उछलकर बोलता है कि मुझे आखिरी लिंक भी मिल गया। मैं इसी की तलाश में था। अब सब चीजें मुझे साफ समझ आ रही हैं। क्या मैं वे सबूत देख सकता हूँ? क्या तुम मुझे वो माचिस की डिब्बियां दोगे जो तुम्हें वहां मिली? लेस्ट्रेड कहता है कि पहले तो मुझे वो कुछ खास काम की नहीं लगी, पर न जाने क्यों मैंने विचार किया कि मुझे वे अपने साथ रख लेनी चाहिए। होम्स के बोलने पर लेस्ट्रेड वे डिब्बी उसे दे देता है। होम्स वॉटसन को गली से एक लावारिस कुत्ते को लाने के लिए कहता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वे उस डिबिया से एक गोली निकालकर थोड़े से दूध में मिलाकर उस कुत्ते को दे देता है। उस दूध को पीने के बाद भी उस कुत्ते को कुछ नहीं होता। काफी इंतजार करने पर भी उसकी हालत वैसी ही थी जैसा वे दूध पीने से पहले था। होम्स ये देखकर थोड़ा अधीर सा होने लगता है। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस जहर वाली गोलियों का शक मुझे ड्राइवर के कत्ल के समय हुआ था, वे स्ट्रेजेंसन के कत्ल के बाद मिली, पर वे भी निष्क्रिय निकली। ऐसा नहीं हो सकता। होम्स की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से वे फिर उठता है और दूसरी गोली को दूध में मिलाकर उस कुत्ते को दोबारा देता है। इससे पहले कि वे कुछ समझा पाता कि क्या हुआ, वे कुत्ता उसे पीते ही दम तोड़ देता है। अरे, मुझे थोड़ा विश्वास रखना चाहिए था। मुझे मालूम होना चाहिए था कि संभवतः दोनों में से कोई एक गोली ही जहरीली होगी और दूसरी निष्क्रिय। वॉटसन और अन्य दोनों लोग, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि होम्स क्या कह रहा है। लेस्ट्रेड बोलता है कि मैं मानता हूं कि मैं और ग्रेगसन दोनों ही गलत दिशा में काम कर रहे थे, पर अगर तुम सही हो तो कृपया हमें बताओ कि असली कातिल कौन है। कृपया पहेलियां मत बुझाओ। अगर तुम्हें पता है तो हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वे कोई और घटना को अंजाम न दे सके। होम्स किसी गहरी सोच में था और कमरे में इधर उधर घूम रहा था। अचानक ही वो रुकता है और बोलता है, अब और कोई कत्ल नहीं होगा। आप लोगों ने पूछा कि क्या मुझे कातिल का नाम पता है, तो हाँ, मैं जानता हूं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जल्द ही शायद मैं उसे पकड़ भी लूं। पर हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि वे बहुत ही चालाक है और शायद उसके कई साथी भी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। मेरे अपने भी कुछ जासूस हैं जिनकी मदद से शायद जल्द ही वे हमारी गिरफ्त में हो। होम्स अभी ये बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। सामने होम्स की बेकर स्ट्रीट की जासूसी सेना का सदस्य वेगिंस खड़ा था। वेगिंस कहता है कि साहब, बग्गी नीचे खड़ी है। होम्स कहता है कि उसे अपना सामान बग्गी में रखने के लिए बग्गी चालक की सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो क्या विगिंस उसे अंदर भेज सकता है? बग्गी चालक के कमरे में प्रवेश करने पर होम्स उसे सूटकेस उठाने के लिए बोलता है। जैसे ही वे आदमी झुकता है, एक क्लिक और लोहे की चेन की आवाज़ आती है। होम्स एकदम से उत्साहित होकर बड़े ही जोश के साथ खड़ा होकर बोलता है, साथियों, इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर जेफरसन होप, मिस्टर ड्रेवर और मिस्टर स्ट्रेजेंसन के हत्यारे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि ग्रेगसन लेस्ट्रेड कुछ पूछते, हत्यारा अपने आप को हथकड़ी से आज़ाद कराने के लिए छटपटाने लगता है। वे सभी बड़ी ही मुश्किल से उस पर काबू पाते हैं। इसके बाद होम्स सबको बताता है कि हमारे पास इसकी बग्गी है, जिसकी सहायता से हमें इसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। और रास्ते में अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो अब मैं बहुत ही आराम से बिना किसी खतरे के आपको उन सवालों का जवाब दे सकता हूं। तो साथियों, होम्स ने उसे कैसे पकड़ा, ये जानने के लिए हमारा अगला भाग सुनना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये भाग पसंद आया हो।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।